हेलो एंड वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। आज के हमारे इस एपिसोड में वी हैव बीन डूइंग एन एस्ट्रोलॉजी स्पेशल एंड हमारे साथ है 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ मिस्टर शिवा अमित खन्ना, अ वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एस्ट्रोलॉजी को दिया है। एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एस्ट्रोलॉजी वेयर हिज ग्रैंडफादर्स हैव ऑल्सो बीन वर्किंग विद ministers of higher rank of India and have been with them sharing their astrological journey with us. So we have Mr. Shiva Amit Khanna ji with us on this podcast show. आइए इनसे जानते हैं हमारी जीवन के कुछ ऐसे रहस्य जो हम अपनी जिंदगी को जानने के बाद अपनी जिंदगी को बदल भी सकते हैं और कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अपने लाइफ के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वेलकम टू द क्रेजी टेल्स अनकट पॉडकास्ट। ओम नमः शिवाय। अमृता जी कैसी हैं आप? बस मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आज आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहूँगी। एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स को समझेंगे, किस तरीके से हमारे लाइफ में उनका इम्पैक्ट है और कैसे हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स को बदल के अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। जी, सो मेरा पहला क्वेश्चन आज के पॉडकास्ट में, आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? आपके अनुभव के अनुसार से और मैं आम जनता के विचार को समझना चाहूँगा, आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? क्या मानती हैं आप, क्या है एस्ट्रोलॉजी? मेरे हिसाब से मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी वो साइंस है जो शायद मेरे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है। अच्छा, ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से डीपली समझते। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो शब्द आता है एस्ट्रोलॉजी, इसको थोड़ा संक्षिप्त करते हैं, इसको थोड़ा बाइफरकेट करते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या। एस्ट्रोलॉजी को जब हम बाइफरकेट करते हैं, दो शब्द निकल के आते हैं, एस्टर एंड लॉजी। एस्टर इज द स्पेस एंड लॉजी इज द लॉजिक। लॉजिक बिहाइंड स्पेस, बहुत सीधा सा सिद्धांत है, एक साइंस है, एक फिजिक्स है कि स्पेस की क्या साइंस है जो प्रभाव लाती है हमारे अपने जीवन पे। अब जब हम इसकी गणना करते हैं ज्योतिष के द्वारा, एस्ट्रोलॉजी के द्वारा, तो हम ये समझते हैं कैसे और क्यों और क्या हम बदल सकते हैं, वो स्कोप है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में आप देखते हैं ना, ज्योतिष के नाम पे हजारों टोटके, हजारों चीजें चल रही होती हैं। ये गंगा में बहा दो, ये पानी में बहा दो, ये नारियल लपेट दो और ऐसा हो जाएगा। क्या ये साइंस है? इसका कोई आधार है भी कि नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। और बिना सब्जेक्ट को समझे हुए अगर कोई भी काम आप करते हैं तो उसको अंधविश्वास बोलते हैं। So let us understand what it is। जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, कोई भी मनुष्य रूपी जीव पैदा होता है, वो जिस जगह पे, जिस रीजन में पैदा होता है, उसको हम रीजनल स्पेस, प्लेस ऑफ बर्थ मानते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हम वो डिफाइन करते हैं। जिस दिन जिस समय पैदा होता है, हम आकाश गंगा में, स्पेस में प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या है, उसके स्नैपशॉट्स लेते हैं। हर एक प्लैनेट का एक अपना प्रभाव हो रहा होता है, एक अलग रीजनल टेरिटरी पे, है ना। आप जैसे टॉर्च जलाते हो तो आप टॉर्च जलाओगे तो आपके टेरिटरी पे एक अलग रोशनी जाएगी, आसपास एक अलग रोशनी जाएगी। तो वो जो 9 ग्रह हम मानते हैं, उनका क्या प्रभाव आ रहा है, वो स्नैपशॉट हम लेते हैं। उसके आधार पर हम एक लग्न कुंडली को डिजाइन करते हैं और उस लग्न कुंडली के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट के क्या सिग्निफिकेंस है, किस जगह पे वो पैदा हुआ है, जो कुंडली का आधार होता है, हम एक प्रेडिक्टिव लेवल पे आते हैं कि इसका जीवन ऐसा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, स्पेस डायनेमिक के प्लैनेट कभी रुकते नहीं, मूव करते रहते हैं। तो हमें पहले पता ये लगता है उसके जन्म के आधार पे कि जब वो पैदा होता है तो उसका जीवन कैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट हम ये डिटरमाइन करते हैं कल कैसा होगा, परसों कैसा होगा, अगला साल कैसा होगा और भविष्य कैसा होगा। दैट इज द प्रेडिक्टिव टेक्निक बिहाइंड एस्ट्रोलॉजी। अब यहाँ पे बात आपने एक बड़ी अच्छी की कि हम बदल सकते हैं या नहीं। तो फ्री विल अवश्य है। अगर फ्री विल नहीं होती तो ये सब्जेक्ट का कोई अर्थ नहीं था। इस फ्री विल को समझते हुए इसके क्या मूल आधार है, किन चीजों पे हम काम कर सकते हैं, वहां पे जब हम बात करेंगे तो वहां एक ही साइंस आती है जिसको हम बोलते हैं वैदिक साइंस।
तो सबसे पुरानी साइंस है जिसके आधार पे इन सब चीज की गणना हुई। हमारे हिसाब से हम इसे ज्योतिष विद्या बोलते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी नहीं बोलते। ये आज मॉडर्न वर्ल्ड में आप इसको एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हो, हमारे लिए ज्योतिष है। जब हम ज्योतिष को संधि विच्छेद करते हैं, तो बाइफरकेट करते हैं, तो हमें उसके भी दो अर्थ, दो शब्द जो निकलते हैं, उसका एक मीनिंग जो निकलता है, ज्योत इज लाइट टुवर्ड्स गॉड। जो वो लाइट आ रही है, जो डिवाइन लाइट आ रही है, हम उसके आधार पर चलते हैं। हम साइज से पावरफुल परमात्मा को मानते हैं, और उस गणना पे हम जो सॉल्यूशंस आते हैं वो सारे उनके प्रति समर्पित होते हैं। जहाँ हमारे पास वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक उपचार होते हैं, वैदिक योग होते हैं, और डिफरेंट रेमेडीज होते हैं, उसके अनुसार हम चलते हैं। और सर्टनली ये मैं नहीं कहता, ये खाली मेरे 30 बरस का अनुभव नहीं कहता, ये कई एक साल से चली आ रही एक बहुत पुरानी प्रथा है जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं और बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा हुआ। दैट इज़ हाउ इट इज़। एक और चीज़ जो एस्ट्रोलॉजी में हमेशा वर्कआउट करती है कि हम 2-3 चीज़ें देखते हैं जिससे कि हमारी लाइफ प्रभावित रहती है। जैसे शनि की साढ़े साथी, और जब हम मैरिजेस की बात करते हैं तो हम जब हम कुंडली मिलन करते हैं तो मांगलिक का भी एक एस्पेक्ट होता है। इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो बिल्कुल इस पे करेंगे। इसके पहले थोड़ा सा कुंडली को समझते हैं, है ना। आप सीधा साढ़े साथी पे आ गए, मांगलिक पे आ गए। इसके पहले हम बेसिक्स को समझे ना, क्योंकि आप एग्जैक्टली वहीं पे लैंड कर रहे हो अमृता जी, जहाँ एक बिल्कुल भोला भाला व्यक्ति जो हमारे देश का होता है, जिसको डराया जाता है कि तू मंगलिक है, तेरा विवाह नहीं हो सकता, तेरी साढ़े साथी आ गई, अब शनि का प्रकोप आ जाएगा तेरे ऊपर। हम पहले ये समझते हैं होता क्या। हम पहले कुंडली को समझते हैं, कुंडली के भावों को समझते हैं, इन ग्रहों को समझते हैं, फिर इन प्रभावों को समझते हैं। तो जब आप कुंडली देखते हो, कुंडली जब भी आप देखो उसमें 12 खाने होते हैं। हमने स्पेस को 12 पार्ट में डिवाइड किया, हमने स्पेस को सर्कुलर शेप में रखा है, माना है। हमारे आधार पे वो 360 डिग्री का है, और हमने 12 इक्वल डिवीजन में उसको डिवाइड किया है, 30 डिग्री ईच। तो हमने 30-30 डिग्री के 12 खाने बनाए हैं, जिनको हम हाउसेस बोलते हैं। एक से लेके 12 घर। हर एक हाउस एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को लाता है इंसान के जीवन के। मैं माइन्यूट सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको, बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं हर एक हाउस के। अगर पहले हाउस को देखते हो आप, तो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप बताता है, आप कैसे दिखोगे, आपका पर्सनालिटी कैसा होगा, आपका इनर सोल कैसा होगा, सेल्फ कैसे होगे आप, आपको दर्शाता है। अगर आप दूसरे भाव को देखते हो तो वो आपके कुटुंब को दर्शाता है, आपके फूड टेस्ट को दर्शाता है, आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दर्शाता है, ठीक है, जो पैसा आप पूरे जीवन में कमा के सेव कर पाओगे उसको दर्शाता है। तीसरे भाव को देखते हो, वो आपके सिबलिंग्स को, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। तीसरा भाव एक बहुत पावरफुल भाव है। तीसरा भाव जो है वो करेज को दर्शाता है। करेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ के लिए, होता है। बिना करेज के कोई कुछ नहीं कर सकता। और तीसरा भाव अकेला एक ऐसा भाव है जो अगर स्ट्रांग हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे पता नहीं आपने एक कहानी सुनी है या नहीं सुनी, एक बड़ी फेमस कहानी है, उस पर एक मूवी भी बनी, एंड मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद याद आ जाए बताते बताते। एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो चुके हैं, वो कहीं झारखंड के थे। तो उनके साथ क्या हुआ कि बेचारे गरीब घराने के थे, उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी। तो पत्नी की कुछ ऐसी क्राइसिस हो गई, मेडिकल क्राइसिस, कि उनको डॉक्टर के पास जाना था, अस्पताल लेके जाना था। और बीच में एक पहाड़ था, एक माउंटेन था, बरसात का मौसम था, वो सही समय पे लेके नहीं जा पाए, और बीच में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस व्यक्ति की करेज को देखिए कि वो गरीब घर के होने के बावजूद, पत्नी की मृत्यु के हो जाने के बावजूद, उसने ये कसम खाई कि मैं ये पहाड़ हटा दूंगा। और उसने अकेले, बगैर किसी औजार के, एक छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया और हटा दिया। दैट इज द पावर ऑफ थर्ड हाउस। और उस पर एक पूरी अच्छी मूवी बनी है, दशरथ माझी, द माउंटेन मैन। एग्जैक्टली, माझी साहब की कहानी। और देखिए उनकी करेज को देखिए, एक व्यक्ति जो कहाँ से किस अवस्था में थे, एक पहाड़ काटना। ये थर्ड हाउस इतना
स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस होता है कि व्यक्ति 10 बार फेल हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, फिर भी खड़ा, अगर थर्ड हाउस स्ट्रॉन्ग हो। इसी प्रकार से हर एक हाउस के लिए सिग्निफिकेंस होते हैं। थर्ड के बाद फोर्थ हाउस होता है, ये आपकी फैमिली एटमॉस्फेयर, डोमेस्टिक हार्मोनी का होता है, आप घर में कितना खुश रहते हैं, आपकी माँ का होता है, आपके मकान का होता है, प्रॉपर्टी कितनी बनाओगे उसका होता है, आपकी व्हीकल का होता है, गाड़ियाँ कैसी खरीदोगे उसका। पांचवा भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, जिस पीरियड में आप है। मैंने अभी आपको बताया ना, आपका पांचवा लॉर्ड जो है एग्जॉल्टेड, पांचवें भाव का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो एग्जॉल्टेड, तो आप बहुत बढ़िया क्रिएटर बन सकती हैं। पांचवा भाव जो है वो एडुकेशन का भी होता है, आपके बच्चों का होता है, कैसे बच्चे होंगे, कैसी क्रिएटिविटी होगी, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी। एजुकेशन इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट लर्निंग, इट इज़ ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिग्रीज नहीं ले पाते, लेकिन उनको अनुभव बहुत हो जाता है, क्योंकि वो उनका रिसीविंग एंड ना बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हासिल कर लेते हैं बिना डिग्री से। वो होता है पांचवा भाव। छठा भाव आपके कर्म का होता है, आपके जॉब का होता है। छठा भाव लोन्स का भी होता है, डिजीज़ का भी होता है, आपके एनिमीज़ का भी होता है। तो छठा भाव वैसे हम बुरा मानते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखेंगे कि नो और ज़्यादा इसको इन डेप्थ समझेंगे ना, तो हमें समझ आ रही है ये बहुत ब्यूटीफुल है, इतना डराने वाली भाव नहीं है। सातवां भाव हमारे पार्टनरशिप का होता है, हमारी वाइफ का, हमारे हस्बैंड का, हमारे बिजनेस पार्टनर का, हमारे सामने, क्योंकि पहला भाव हम है तो हमारे सामने जो आता है दुनिया का भाव है, हमारे से कैसे लोग मिले वो उनका भाव है। आठवां भाव हम उसको अंत काल मानते हैं, हम डेथ भी बोलते हैं, सडन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, हम गुप्त ज्ञान बोलते हैं, अकल साइंस बोलते हैं। हम उसको मानते हैं कि पीछे से आया हुआ जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाए, इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी मिल जाए, लॉटरी से पैसा मिल जाए, क्रिप्टो में पैसा लगाया वो ज़्यादा हो जाए, उसका भी होता है। नौ भाव परमात्मा का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है, पिता का होता है, भाग्य स्थान बोलते हैं हम। ये भाव इतने स्ट्रांग है कि सब कुछ बैलेंस कर सकता है। पांचवा नौवा भाव जो इंसान बैलेंस कर दिया है, इन दोनों से एक भाव भी बैलेंस कर दिया, उसकी पूरी कुंडली बैलेंस है। ये दो भाव इतने पावरफुल होते हैं कि बाकी सबसे ऊपर होते, तो हमें सिग्निफिकेंस समझना होता है भाव। 10वां भाव हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारे सोशल स्टेटस का होता है, हमें लोग कैसे जानेंगे, हमारा कितना सम्मान होगा प्रोफेशनली। 11वां भाव सिबलिंग्स का होता है, हमारी जर्नीज का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का होता है, हमारी मंथली रिकरिंग इनकम, जो डेली साइकिल में या मंथली साइकिल में हम पैसा चर्न करते हैं, कमाते हैं, उसका होता है। 12वां भाव हमारे बेड प्लेजर का भी होता है, हमारे स्लीप पैटर्न का भी होता है, आइसोलेशन का भी होता है, हमारे फॉरेन जर्नीज का भी होता है। तो इस प्रकार से ये 12 भाव हैं, इनके छोटे छोटे सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके बाद 9 ग्रह होते हैं, है ना, इन 9 ग्रहों का भी अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। तो अब इस चीज़ को समझते हैं कि आपने बोला सारे सती, पहला सवाल था, सारे सती होती क्या है। तो इन 9 में से एक ग्रह होता है जिसको बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जिस भाव में होता है, उस भाव के एक भाव पहले जब शनि गोचर करता है, तो हम उसको बोलते हैं पहली ढैया। 2.5 साल का एक ट्रांजिट होता है एक घर पे शनि का। तो शनि चंद्रमा की पहली घर पे जब आएगा तो 2.5 साल रहेगा, उसके 2.5 साल के बाद चंद्रमा की ऊपर जाएगा, फिर अगले 2.5 साल में चंद्रमा के एक घर आगे। इन 3 2.5 मूवमेंट के जो उसके ट्रांजिट होंगे 2.5 साल के, उनको टोटल मिला के हम बोलते हैं साढ़े सती। और लोग इस पे बहुत डराते हैं कि साढ़े सती शुरू हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मेरे तजुर्बे के अनुसार मैंने आज तक सैकड़ों लोगों को ऐसा देखा है अपने क्लाइंट के तौर पे, जो साढ़े सती में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ।
मेरा मानना ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साढ़े सती में बने हैं, और आपके सामने बैठा हुआ मैं साढ़े सती में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष का पुरस्कार लेके आया हूँ। तो साढ़े सती कैसी होती है वो आपको ही पता लगा ना। तो साढ़े सती बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड पीरियड ऑफ था, जो आपके कर्मों का सही रिजल्ट सही समय में सही वेलोसिटी और वॉल्यूम के साथ आपको डिलीवर करता है। और टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि इसको ये रेमेडी, इसकी रेमेडी कर्म है। जब हम साढ़े सती की बात करते हैं तो हम शनिदेव की बात करते हैं। शनिदेव कौन है? जज हैं। किसके जज हैं? हमारे कर्मों के जज हैं, है ना। तो कर्मों को आप कैसे बदल सकते हो? किसी रेमेडी से बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। आप कर्मों को केवल कर्मों से ही बदल सकते हो। तो कर्म अच्छे करो तो रिजल्ट अच्छे हो, जितनी मेहनत करो तो उतना अच्छा रिजल्ट पाओ। जिस डायरेक्शन में आप काम करो उस डायरेक्शन में हो। ये सारे लोग जो डराते हैं ये 100% फ्रॉड है। सारे सती का कोई भी डर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई फेयर नहीं होना चाहिए किसी, क्योंकि ये एक बहुत बढ़िया डिलीवरिंग पीरियड है। जैसे आप पूरे साल भर मेहनत करते हो, एग्ज़ाम्स देते हो, रिजल्ट आता है तो आपको खुशी होती है। जो लोग काम करते ही नहीं उनको डरना चाहिए, फेल हो गए तो क्या होगा। लेकिन वो भी क्यों डरे? अगर फेल हुए तो एटलीस्ट हमें एक रिपोर्ट कार्ड दिख रही है ना, विल इम्प्रूव आवरसेल्फ, लेकिन स्केप नहीं है। एक चीज़ एस्ट्रोलॉजी का मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि हमें अपने ग्रहों को समझना पड़ेगा। हमें हमारे पार्ट जब हमारा जन्म होता है तो एक स्नैपचैट लिया, मतलब एक स्नैप दिया जाता है हमारी पूरी प्लानिटरी मूवमेंट्स की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उनको रीड करने के लिए कैसे हम एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ढूंढे जो हमें ये टोटल चीज़ों को समझाने के लिए एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर कैसे कोई ढूंढे। और हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है, बहुत सारी जगहों पे हमने सुना है कि जो एस्ट्रोलॉजर सो कॉल्ड जो बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, नंबर ऑफ रीडिंग्स उनकी किसी की 5 लाख है, किसी की 10 लाख है। क्या वो एक वैलिड वे होता है जिसके थ्रू हम एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढें? एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हम कैसे ढूंढ सकते हैं? देखो, पहली चीज़ अमृता जी ये बात समझो कि एस्ट्रोलॉजर हो या कोई भी कंसल्टेंट होते नहीं है, और जिसको मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत पड़ी, वो सक्सेसफुल नहीं। क्योंकि कंसल्टेंसी, एस्ट्रोलॉजी ये एक ऐसी चीज़ है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है ना। अगर मैंने आपको बताया मैं 30 साल से कर रहा हूँ, तो मैं अगर रोज़ के 10 लोगों को भी देखता हूँ तो मेरा रिटेंशन कितना है, मेरे पास लोग कितने वापस आ रहे हैं, वो डिपेंड कैसे करेगा? मेरे रिजल्ट्स पे। मेरे रिजल्ट्स अच्छे हैं तो मुझे एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट जिसके अच्छे नहीं, वो क्या करेगा? वो बोलेगा, मार्केटिंग करेगा, पॉडकास्ट में जाएगा, डिफरेंट किस्म के एडवर्टीजमेंट्स रन करेगा, न्यूज़पेपर एड्स देगा, दिन भर टीवी में बैठा हो, कोई काम तो है नहीं। हम आज कितने बजे शूट कर रही है? टाइम क्या हो रहा है आपकी करीब? 12:30 मिडनाइट, है ना। तो रात के 12:30 बजे हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर हम बिजी है ना। बाकी लोग जो दिन भर घूम रहे हैं, जो मुंबई जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, शूट कर रहे हैं, उनका काम नहीं है तभी तो जा रहे हो। नए क्लाइंट चाहिए तभी तो जा रहे हो। जो एडवर्टीजमेंट्स दे रहे हैं न्यूज़पेपर, काम नहीं है तभी जा रहे हैं। अब आपके एक बार बार इसके 5 लाख देख रखा है या 10 लाख देख रखा है, तो मोबाइल है आपके पास, निकालिए 20 स्क्रीन पे 10 लाख का एक टीवी का कोई नंबर। अगर किसी ने 10 लाख हॉरोस्कोप देखा है, और मैं बोलता हूँ पीछे 15 साल में भी देखा है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 15 की कितना आंसर है? 66,000 पर ईयर। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डिवाइडेड बाई 365 कीजिए। 182। तो एक व्यक्ति जो ये क्लेम करता है कि उसने 10 लाख हॉरोस्कोप देखे हैं, वो एक दिन के 182 हॉरोस्कोप देखता है। क्या वो दिव्य शक्ति से प्रभावित है या वो खुद ही देवता है? एक घंटे में 7.5 प्रोफाइल्स, मतलब आप
आप हमें आज भी अगर हम किसी से बात करते हैं हॉरोस्कोप देखने के बाद, जब किसी से कॉन्वर्सेशन होता है तो इट गोज अप टू 50-60 मिनट्स और समटाइम्स मोर। एक दिन में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लाने के बाद भी 10-11 से ज़्यादा नहीं कर पाते। 182 कैसे कर लेगा कोई, है ना? ये तो फॉल्स फिगर्स है, ये तो फॉल्स क्लेम है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर ही होते हैं जो हमें चार्ट्स बता सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड एस्ट्रोलॉजर जो हो, जो वर्ड ऑफ माउथ से, जिसका नाम आपने सुना हो किसी के द्वारा, जिसका सक्सेस रेट आपको मालूम हो किसी के द्वारा, आप उसी पे डरे। एडवर्टीजमेंट के द्वारा अगर आप किसी के भी पास जाते हैं, आई थिंक इट इज़ यूजलेस। जो व्यक्ति आपको डराता है, सबसे बड़ी बात क्या है, किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं तो आपको रिजल्ट नहीं बताता, आपको ये नहीं बोलता मैं ये करके दिखाऊंगा 1 महीने में, वो पहले ही डराता है, अरे तुम्हारे 6 महीने में ये एक्सीडेंट हो सकता है, तुम्हारा वो व्यापार ठप हो सकता है, तुम्हारे कोई ना कोई अनहोनी बता रही। कोई व्यक्ति बेचारा किसी अच्छी चीज़ के लिए आया है कि कुछ ग्रोथ मिल जाए, कुछ डेवलपमेंट हो जाए, आपने डरा दी, उसके सारे क्वेश्चन वही कॉज कर दिया। उसके बाद आपने उसको कुछ उपाय के रूप में कुछ अंगूठियाँ दी, कुछ पूजाएं बता दी, कुछ और कर दी, उसकी डेवलपमेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप आओ, मेरा चैनल कितना चलेगा क्या नहीं चलेगा, और मैं आपको बोलूँ अरे चैनल छोड़ो ये होने वाला, तो आप क्या करोगे? आप लोग अंगूठी पहना दो। कुछ नहीं होने वाला था फिर भी डरा के स्टार्ट किया जाता है। ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर वो होता है जो गारंटीड ये बोले कि 30 दिन में रिजल्ट लाओ, जो हम बोलते हैं 27 दिन में रिजल्ट लाते हैं मिनिमम, मैक्सिमम बैड में 27 डेज में लिख जाते हैं। यू विल सी अ डिफरेंस इन योर लाइफ, एंड दैट टू विदाउट एनी स्टोन, विदाउट एनी एडिशनल। आज का जो पॉडकास्ट है उसके ऊपर हम फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा बात करना चाहेंगे, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसी इशू है जो हमारी लाइफ को चलाती भी है, और कहीं ना कहीं अगर फाइनेंस में इश्यूज आती है तो लाइफ स्टैग्नेंट हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अगर हमारे चार्ट्स में फाइनेंशियल दिक्कत है, जैसे लोन्स हमारी लाइफ में बढ़ रही है, लोन से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? देखो, बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। अगर हम लोन्स की बात करते हैं, हम 6th हाउस को देख रहे हैं, 6th हाउस कितना कॉन्फ्लिक्टेड है, 11th हाउस क्योंकि हमारी नेचुरल गेन्स का हाउस है, वो कैसा है। बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम इसको देखेंगे। लोन लेने की नौबत क्यों आई, कितना ज़्यादा लोन आया और कब दे पाएगा। तो इसको ऐसे जेनरिक रेमेडी एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नहीं होती, और मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी जेनरिक रेमेडी दी जा सकती है या कोई ऐसा जेनरिक तरीका बताया जा सकता है। ये फ्यूजन, जैसे मैंने 12 घर बताए, 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, उनके 4 पदा होते हैं, 1,38,000 कॉम्बिनेशन तो नेटल चार्ट में एक बनते। 1,38,000 के बाद आज डिफरेंट बाइफर्टेशन, फिर हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजी है जिसमें हम सब लॉर्ड्स और डिफरेंट पैरामीटर्स को, डिग्रीज को चेक करते हैं, कारक्स को चेक करते हैं, आत्मकारक्स को चेक करते हैं। फिर डिफरेंट स्कोरिंग्स के हमारे डिफरेंट फार्मूलाज हैं, किसकी कितनी पावर है, एनर्जी कितनी। ऐसे अगर कोई जेनरिक में बता दे, बिल्कुल गलत है ना, कि लोन आ गए, कर्ज मुक्त कैसे हो जाओ, ये बताना गलत है। लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, कर्ज चाहे जितना भी पैसा कमा रहे हो नहीं कमा रहे, पैसा ज़्यादा कैसे कमा सकते हो वो तरीका बताता हूँ। उस तरीके को करने के लिए भी कोई जेनरिक नहीं है, 5 मिनट लगाना होगा, है ना। आपको किसी, जिस व्यक्ति को भी आपके ऑडियंस को देखना है, उसको अपनी कुंडली को देखना है, कुंडली है नहीं है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन एक कुंडली बना लो, फ्री में बनती, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डाल, कुंडली बन के आएगी। लगन कुंडली को देखो, लगन कुंडली में 12 खाने होते है ना, अभी जैसे मैंने बताया, उसमें 11वें खाने को देखो, 11वां भाव कौन सा है, 11th हाउस का लॉर्ड कौन है, आपको वो देखना है। 2 चीज़ें देखनी है, अपने ऑडियंस को डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दे देना, नहीं तो मैं नोट्स दे दूँगा, देख लो। तो आपको 2 चीज़ देखनी है, दोनों में से किसी भी प्रक्रिया से आप काम कर सकते हो। आपको देखना है 11th हाउस का लॉर्ड कौन है या 11th हाउस का सब लॉर्ड कौन है।
इन दोनों में से किसी भी ग्रह को आप देख लीजिए, इन दोनों ग्रह की प्लेसमेंट देखिए किस नक्षत्र में प्लेस है। ये आपकी कुंडली में बहुत फर्स्ट सेकंड पेज पे लिखा होता है, बहुत इजी है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको 2 स्नैप्स देता हूँ, आप वो भी अपनी स्क्रीन में इसी फ्रेम के साथ अटैच करना। ये नक्षत्र लॉर्ड ऐसा होता है, एन लिखा होता है, सब लॉर्ड को सब लॉर्ड ही लिखा होता है। अगर मान लो 11वें भाव का आपका स्वामी मंगल है और सब लॉर्ड शुक्र है, इन दोनों में से किसी भी एक को आप लेके चले, उसके नक्षत्र को देखें। एक लिस्ट दे रहा हूँ, हर एक नक्षत्र की एक जड़ी बूटी होती है, जड़ी बोलते हैं हम लोग उसमें, रूट। हर एक नक्षत्र से कनेक्टेड एक जड़ी है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, आपको उस जड़ी का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अश्वनी नक्षत्र में आपका लॉर्ड बैठा है तो आपको अश्वनी नक्षत्र से रिलेटेड जड़ी का प्रयोग करना है। अगर किसी और नक्षत्र में बैठा है, माघा में बैठा है, रेवती में बैठा है, ये 27 नक्षत्रों की हम आपको जड़ी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देखना है। जो ग्रह आपका नक्षत्र लॉर्ड है या सब लॉर्ड है, उसकी कलर होंगे, हर 9 ग्रह की एक एक कलर, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। उस कपड़े में, उस रंग के कपड़े में बांध के अपने बेड के नीचे रख के सोना है। 27 दिन के अंदर फायदा हमें लग जाएगा। बहुत सिंपल सा तरीका, ये बेसिक एक्ट ऑफ अट्रैक्टिव मनी, जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कोई चमत्कारी आपकी लॉटरी लग जाएगी, बट एक सिग्निफिकेंट गेन आप देखेंगे, जहां आप देखेंगे कि हर धन की प्राप्ति हो रही, पैसे आने के ज़रिए आपके पास और ज़्यादा डेवलप हो रहे। क्यों? क्योंकि आपने अपने एनर्जीज कनेक्ट किया है अपने साथ सोते वक्त जब आप सोते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में भी आपने उन एनर्जीज को प्रोग्राम किया है? तो उससे आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रिजल्ट 27 दिनों के अंदर दिखेगा, और इसमें आपका 10, 20, 25, 50 रुपये का खर्चा होगा। जैसे तो एस्ट्रोलॉजी कोई भी ऐसी रेमेडी नहीं होती जिसमें आपका 50-100 रुपये से ऊपर खर्चा हो, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना हमारे नेचर से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, डायरेक्शन से रिलेटेड है, जड़ी बूटियों से रिलेटेड है, स्पाइसेस से रिलेटेड। पत्थरों पे तो हम बहुत बार आते हैं जब हम बहुत छोटे छोटे शॉर्ट वायर के लिए एक जंप चाहते हैं, एक जंपर स्टार्ट चाहते हैं कि हाँ इन 10 दिनों में हमें कुछ बड़ा करना है, इलेक्शन आ रहे, टिकट मिल रही थी, पहन लो, ये मैच आ रहा है, ये एग्ज़ाम आ रहा है, तुरंत कर लो, फिर उतार देंगे। उस पर्पस के लिए होता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और एक हमारी कुंडली में राजयोग भी होता है, बट हमने बहुत बार देखा है कि हो सकता है बहुत लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनकी भी कुंडली में राजयोग है। अगर किसी के कुंडली में राजयोग है, क्या उनका फाइनेंशियल्स हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होता है? और अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको हम कैसे ग्रो कर सकते देखो, राजयोग का क्या मतलब है कि राज्य का क्या मतलब है, आपके पास एक टेरिटरी है, लोग हैं जो आपकी बातें सुन रहे हैं, उसका धन से कोई कनेक्शन नहीं है। देन एक रिक्शा वाला है, उसका राजयोग बना, वो क्या हुआ, 15-20 रिक्शा वालों का ग्रुप ही बैग हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी वो उसका कोई धन योग बन दिया, उसने बंगला खरीद लिया, विला खरीद लिया, फॉरेन सेटलमेंट कर लिया, कहीं कुछ और कर रहा है। राजयोग आमतौर पर अगर आप देखें 60% 70% लोगों के पास होता है, लेकिन उसको कैसे एक्टिवेट करना है, उसको कैसे इस कलयुग में वो फ्यूजन में लाना है कि हम वो प्रॉपर राजयोग बने, वो उनको गाइडलाइंस है ना। कितनी सारी चीज़ें आप अपने इंटरनेट पे, मीडिया पे देखते हो कि ये आज फेमस हुआ, कल गायब हो, तो राजयोग बना, ग्लोबल फेम मिला, फिर गायब, है ना। ना तो पैसे की प्राप्ति, ना धन की प्राप्ति। ऐसे कितने सारे रियल वो जो शोज़ होते हैं, सिंगिंग शोज़ है, मैंने वो भी देखे कि लोगों को करोड़ों रुपए की विनिंग अमाउंट मिली और 2 साल बाद हो गए, 25-30 हज़ार 50 हज़ार दिन नौकरी कर रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आपको अगर इन चीज़ों को समझना है तो आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है, आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है, गुरु की ज़रूरत है, जो आपको बताए ये पीरियड है, इस पीरियड में दिस इज़ द डू एंड डोंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम बात कर रहे थे एक रिक्शा वाले की, उसका राजयोग एक्टिवेट हो रहा था, वो वहीं बैठा होता उस ग्रुप में, तो 10 रिक्शा वाला उनका बन गया।
अगर वो मान लो एक मेंटर होता उसके पास, तो शायद उस रिक्शा वाले को ही वो बंदा बोल रहा था, रिक्शा 10 दिन नहीं चला, 1 महीने मत चला, एक काम कर, किसी पार्टी ऑफिस में, किसी पॉलिटिकल ऑफिस में जाके तू बेशक चाय पिला सकी, वो तेरा राजू वहाँ बनेगा। हो सकता था उसको टिकट मिल जाती, हो सकता है किसी अनुभवी नेता से उसका संपर्क मिल जाता, जो उसको होता है चल तू मेरे साथ चल। है ना, ये राजयोपन जिस एटमॉस्फेयर में रहोगे वहीं खिलोगे। अब वो वहाँ था, वहाँ खिला, किसी और एटमॉस्फेयर में तो वहाँ कर। तो मेंटोर चाहिए, गाइड चाहिए आपको, बिना गाइड के लाइफ नहीं चलती। इसमें एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि हमारा जन्म होता है तो हमारी कुंडली बन जाती है, जो चार्ट है वो बन जाती है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है वो चीज़ें बन जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर ये चीज़ ऑलरेडी होनी है और वो चीज़ें हो रही है, तो हमें फिर एस्ट्रोलॉजर्स की क्यों ज़रूरत है? अगर ऑलरेडी होनी ही है। एक चीज़ की वेलोसिटी होती है ना, कि आज अंधेरी रात है, कितनी अंधेरी होगी, वो वेलोसिटी है। लेकिन अगर वहाँ पे हमारे पास कोई एक जरिया बन जाए कि एक रोशनी आ जाए, तो अंधेरा तो रहेगा, लेकिन रोशनी के माध्यम से हम वो रास्ता तो तय कर पाएंगे ना। तो वही जीपीएस और वही रोशनी है ये ज्योतिष, कि जो अंधकार, जो मान लीजिए जो कर्मों का है वो है, उसका अनुभव भी होगा, उसकी वेलोसिटी खाली कम की जा सकती है। हम रिग्रेशन प्रोसेस में भी लाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि विधि के विधान को कोई भी बदल सकता है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है जो परमात्मा के लिखे हुए विधि के विधान को कोई बदल सकता। वो तो घटते ही रहेगा, लेकिन हम क्या है, उस तजुर्बे को, उस इम्प्रेशन को, उसकी वेलोसिटी को थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि इंसान सरल तरीके से चला जाए। किसी के लाइफ में इतनी नेगेटिविटी है, इतनी पॉजिटिविटी, मैं इसको ज़ीरो नहीं कर सकता, मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, साथ में मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ। बहुत बैलेंस है, और कोशिश करके मैं इसको यहाँ ले आए, उसके जीवन में परिवर्तन है। कौन ऐसे था, अब कौन अब ऐसे होगी, मैं इसको कभी नहीं बोल रहा भी कोई ऐसे कर, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन हम परिवर्तन ला सकते हैं। और ये परिवर्तन ना बहुत, देखो ज्योतिष का आधार क्या है, ज्योतिष में सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रह है और पूर्व चंद्रमा। तो जब आप किसी भी ऑथेंटिक रेमेडी को करते हैं ना, तो आपके दिमाग में, आपकी अवचेतन मन में एक रिग्रेशन प्रोसेस आता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक रिग्रेशन प्रोसेस आता है। वो रिग्रेशन अपने आप में एक पश्चाताप। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक मंत्र ही करने को बोला है कि भाई 108 बार रोज करो, और आप मॉडर्न ज़माने के हैं, आप उसके पनिशमेंट के तौर पे तो लेंगे ना, वो पश्चाताप में काउंट होगा, तपस्या में काउंट होगा। मैंने अगर आपको कोई एक्ट बोला है जिसमें आपको अपनी एनर्जी इन्फ्यूज़ करनी है, कोई भी काम करेंगे, जो मैं रेमेडी बता रहा हूँ जिसमें आप इन्वॉल्व हो, उसमें आपकी एनर्जी लगेगी ना, वो क्या है, वो तपस्या है। तो तप के बाद ही वो फल मिलता है ना। तो हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलते कि आप कोई बात नहीं, आप आ गए और हम कर देंगे और बस तथास्तु। ये तो कहेंगे फर्जी लोग, वो कुछ लोग हैं दुनिया में जो बोलते हैं कि वो दैविक शक्ति से आधारित है, हाँ हो गया तुम खुश हो गए। मैं नहीं, मैं न मिला हूँ, मैं उन लोगों को मानता हूँ। तो हम सर सदार लोग हैं, हम साइंस पे बिलीव रखते हैं, साइंटिफिक टूल्स है, साइंटिफिक सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान है, डुएबल है, जिसको करोगे तो बहुत मज़ा है, बहुत अच्छे से हो और रिजल्ट भी बनेगा। अंधविश्वास से बाहर है, पूरी दुनिया अंधविश्वास में, लॉजिकल साइंस को समझो। इनफैक्ट जब जाते भी हो तो जिस पर कोई रेमेडी बताता है कि ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, उसे 2 सवाल पूछो, क्यों कर लो। अभी मैंने आपको फाइनेंशियल गेन के लिए एक रेमेडी बताई, मैंने बताया कि इन नक्षत्रों की ये जरिया होती, उन प्लानट का ये रंग होता है, इनको हम फ्यूजन देंगे, आपको बेड के नीचे, आप अपने मैट्रेस के नीचे हेड साइड लेके दो, अब चेतन मन में वो प्रोग्राम होगा, उसका रिजल्ट है। अगर मैं आपको बोलता ये नारियल लेके बहा दो, नारियल में काला तिल डाल के ऐसे आग लगा दो, इसका कोई सेंस बन रहा?
कहीं कनेक्शन दिखाओ, मेरे चार्ट से कनेक्शन दिखाओ, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो उसके चार्ट से कनेक्शन दिखाओ। क्या करो? एवरीथिंग इज पर्सनलाइज, देयर इज नथिंग जेनरिक। कोई ऐसा आम रेमेडी हो ही नहीं सकता। एक चार्ट पे अगर एक कॉमन चार्ट पे 1,21,000 से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते हैं, इतने डिविजनल चार्ट पे कई कलाम बनते हैं, तो जेनरिक कैसे हो जाए? दिस इज वेरी लॉजिकल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे आजकल प्रेगनेंसी जब होती है, जब बच्चों का जन्म होता है, उस टाइम बहुत बार एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे करते हैं कि जो डिलीवरी डेट होती है वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होता है। हम कहते हो बिल्कुल कहते, तो क्या हमने आगे आने वाले 4 सालों की है, 5 सालों की। तो आपको क्या लगता नहीं है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि हम भगवान की चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे नो हैं? एट ऑल, नॉट एट ऑल। हम देखिए मुहूर्त शास्त्र बोलते हैं इसको, इसको बहुत अमृत इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऑफिस खोलना है या घर लिया है आपने, घर का गृह प्रवेश करना है, तो घर ले लिया, कभी भी घुस जाओ, लेकिन आप नहीं घुसते। आप ऑफिस में लेते हो, आप उसका उद्घाटन ऐसे नहीं करते। आप क्या करते हो? मुहूर्त खोजते हो कि अच्छा मुहूर्त क्या है, एक शुभ मुहूर्त क्या है, कौन सा वो ऑस्पिशियस टाइम है जब मैं ये काम करूं। तो आप थोड़ी विधि के विधान को बदल रहे हो, आप विधि के विधान का सम्मान कर रहे और एक अच्छे पवित्र बहुत सुखमय वक्त में उद्घाटन कर रहे हो। सिमिलरली जब हम डिलीवरीज की बात करते हैं तो हम आगमन की बात कर रहे हैं, एक शरीर, एक आत्मा, परमात्मा की क्रिएशन की बात कर, हमें उस संस्कार की बात कर रहे हैं। हम एक उस संस्कार की बात कर रहे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार ऑफ क्रिएशन। बट जैसे जो ऑलरेडी बर्थ होने वाली है जिस बच्चे का, वो तो ऑलरेडी उसका डिसाइडेड टाइम एंड पीरियड होगा। क्या आपको नहीं लगता कि वो टाइम भी चेंज कर दिया जा रहा है? गो एस्ट्रोलॉजी फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए, अभी पीछे कुछ महीनों से मार्च डेबिटेड चल रहे, मंगल नीच के है ना, मंगल नीच के है। अगर जो इतने बच्चे पैदा हुए, अब जैसे हमने 21 नवंबर की एक डेट निकाली हुई थी, है ना, जहाँ नीच भंग हो रहा था मंगल का। बहुत अच्छा डेट था। अगर इस पीरियड में किसी के होना था, वो जो हमारे पास टाइम फ्रेम आ रहा था रीजनल अप्रोच के हिसाब से, अलग अलग जगहों पे, उन 18-20 घंटों में भाई आज के डेट में सी सेक्शन होते हैं ज़्यादा कष्ट, 10 दिन पहले हुए, 10 दिन बाद हुए। तो दिस इज हाउ इज द कैलकुलेशन डन। आपको देखना है कब प्लैनेट्स क्या मूवमेंट, अगर आप उससे ही लॉजिकल है तो आप प्री प्लान करके चल। आप देखिए कब कैसे पीछे आने वाले 2026 में, मोस्ट लाइकली 27 में गुरुज के हो जाएंगे। अच्छे अच्छे प्लैनेट्स जब अच्छी डिग्निटीज में हो तब प्लान की है। अब मंगल जो एक ऊर्जा का कारक है, वो डेबिटेटेड, उस वक़्त अगर किसी का जन्म हो रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एनर्जी की कटौती हो, ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती, तो उस चीज़ को तो हम ख़त्म कर नहीं सकते। उसका कोई उपाय तो है, तो उसके लिए चाहे आपको टाइम ढूंढना पड़े, तो हम उसके लिए क्या कैलकुलेट करते हैं, हमें नीचे भंग कब हो रहा है, चंद्रमा गोचर क्योंकि बहुत फास्ट है, तो हम चंद्रमा के आधार पर उसको नीचे भंग क्रिएट करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली वी डू इट। एंड दिस इज अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। और बस रोज का ये केस आते, डेट ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, इट इज अ वेरी कॉमन प्रोसेस। इट इज एब्सोल्युटली अ मुहूर्त, बेस्ट टाइम हो उस टाइम पे डायरेक्ट। आपने जैसे सारी साथी के बारे में बताया, जैसे आपने देखा कि इंडिया में बहुत सारे डिवोर्स रेट्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जहाँ पे मैरिजेस को कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से भी जुड़ के देखा जा रहा है। जो हमारी पौराणिक चीज़ें थी, जहाँ पे हम कुंडली मिलन करते थे, या फिर हम जहाँ पे चार्ट्स को मैच करके हम लाइफ पार्टनर्स को ढूंढते थे, क्या आपको लगता है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पार्टनर्स ढूंढे जाते थे वो एग्जैक्टली करेक्ट वे है? और इसमें मांगलिक का एक फैक्टर होता है, जिसमें कि जो शादी करने से पहले मांगलिक का देखना या मांगलिक का मिलन करना, क्या वो एक अब सर ये देखो, मांगलिक दोष नहीं होता, पहले ये समझो। मांगलिक एक योग है। मांगलिक होने का अर्थ समझो, जहाँ मांगलिक बोले लूँगा, मांगलिक इसका क्या अर्थ निकल रहा है, जिसमें मंगल का प्रभाव ज़्यादा है ना? मंगल एक ऊर्जा है, मंगल ग्रह की ऊर्जा, जिसमें मंगल की ऊर्जा ज़्यादा है,
जैसा मैंने आपको बताया 12 घर होते हैं, सर्टन प्लेसमेंट 1 4 7 टाइप से, जहाँ मंगल प्लेस होगा वहाँ मंगल की ऊर्जा ज़्यादा होगी। मंगल क्या है, आपकी ऊर्जा का कारक है, वो ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वो योग है, वो दोष नहीं। लेकिन कहीं पे भी अगर आपकी गिलास में भी पानी ज़्यादा आ जाए तो ओवरफ्लो कर जाए, अनलेस आप उसको पीते रहो एग्जॉस्ट कर कर। तो जब एनर्जी ज़्यादा है तो उसको एग्जॉस्ट करना चाहिए। तो होता क्या है, अगर आप इसको पुराने तौर पे समझेंगे, क्यों इसको दोष बोला, ये दोष है नहीं, ये एक योग ही। तो मंगल जिस पे बहुत ज़्यादा प्रचंड किस्म की एनर्जी आ जाती है, जिसको मांगलिक योग बोलते हैं, तो उस एनर्जी को एग्जॉस्ट करने के बाद क्या होता था, इंसान जब शादी करता, जब उसका विवाह होता है, तो वो अपनी एनर्जी को अपने फिजिकल प्लेजर्स में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट करता था। तो होता क्या था कि पहले बहुत अर्ली एज में शादियाँ हो जाती थी, तो बहुत जल्दी जल्दी जब वो फीमेल्स कंसीव करने लग जाती थी तो उनके डेथ रेट्स बढ़ जाते थे, है? या वो फिजिकल टॉर्चर और हैरासमेंट से गुजरती थी बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी एग्जॉस्ट भी। तो उस तरीके से लोगों ने क्या सोचा कि जिसका मांगलिक योग होगा उससे विवाह नहीं करवाया जाए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के। तो उन्होंने ये कंसीडर कर लिया कि ये एक दोष है, लेकिन इसको हम बहुत ईजिली एग्जॉस्ट कर सकते हैं। अगर वो व्यक्ति जिसका मांगलिक योग है, जिसका मंगल प्रचंड रूप में एनर्जी दे रहा है, अगर वो ओवर एक्सरसाइज करे, थोड़ा जिमिंग कर ले 40 मिनट, अपने आप को एग्जर्ट कर ले दिन में 40 मिनट, जहाँ वो बिल्कुल फिजिकली एग्जर्ट हो, जिम में जाए या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करे जहाँ पे वो एग्जर्ट हो जाए, ये योग बैलेंस हो जाता। इन ए वे एनर्जी को आउट करे जाओ, एनर्जी को एग्जॉस्ट करना। जब एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगी तो वो जिस घर से पास थ्रू हो रही होगी वो वहाँ पे जाके बस्ट आउट होगी। तो इस किस्म से जो लोग नहीं चैनलाइज कर पाए, जो अनारिक है, उनको डिफरेंट आउटकम्स मिले तो उन्होंने इसको दोष बोल दी, लेकिन ये दोष नहीं है, हमेशा ही होगी। मांगलिक लोग कितने सक्सेसफुल हुए हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर्स हुए थे, जब वो मशीन्स में आए हैं तो मशीन्स के इन्वेंटर्स बने हैं। ये वो लोग हैं जो मशीन के डिज़ाइनर्स होते हैं, जो मशीन्स, बिग मशीन्स, जो इंजन्स की बात करता है, इंजन्स के इन्वेंटर्स होते हैं, उनके संचालक होते हैं, उनके ड्राइवर्स होते हैं बड़े। तो इनको हम दोष नहीं बोल सकते, ये योग है। तो ये सारे मिथ हैं जो डराया जाता है, और इसको डरा के फिर क्या बोलते हैं, ये पूजा करवा लो या ये अंगूठी कर। अरे तुम अंगूठी और पूजा करा के थोड़ी उस पर एनर्जी को बस कर गई, एनर्जी उस शरीर में आई। जब तक शारीरिक रूप से उसको बस नहीं कर रहे हो, एग्जर्ट नहीं कर रहे हो, बस्ट हो ही नहीं सकती। लॉजिकल साइंस है, इसको लॉजिकल वे में समझना है। एंड जैसे हम लोग हिंदू धर्म में लाइफ का री-इनकार्नेशन में बिलीव करते हैं कि एक जन्म से दूसरे जन्म में हम आते हैं, और एक ही घर में जब आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं और एक ही घर में शायद एक ही 2 बच्चे होते हैं जिनको सेम तरह की परवरिश दिया जाता है, लेकिन दोनों के लाइफ बहुत डिफरेंट होते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो अपने भाग्य को खुद लेके आता है, हाँ? अब ये तो हम मानीस की भी बात करें तो 2 भाई थे, साथ सेम पैसा लेके अलग अलग हुए, बचपन से लेके बड़े तक साथ से उसका अलग अलग फॉर्च्यून है। तो ऐसे हर एक धर्म में, इनफैक्ट जो युवा पैदा होते हैं वो भी कोई 5 फीट का रह जाता है, कोई 6.5 फीट का है। तो इसीलिए हाइट से लेके, करियर से लेके, वेल्थ से लेके, नॉलेज से लेके, विजन से लेके, अंडरस्टैंडिंग से लेके, सब चीज़ डिफरेंट है फॉर एवरी इंडिविजुअल। लेकिन हम अगर भाग्य की बात करें, कैरिड फॉरवर्ड, जो आप लाइफ की बात कर रहे हैं, वो कैरिड फॉरवर्ड जो हम लाइफ की बात कर रहे हैं, अगर हम उसकी बात कर, वो हमें दिखता है कुंडली के अनुसार। आपका 5वें भाव जो होता है, 5th हाउस जो होता है, पूर्व पुण्य का होता है। आपने पास्ट लाइफ में क्या किया है ना, आपने कितना एक्यूमुलेट किया था, कितने अच्छे कार्य किए थे, जिसका पुण्य आपको अभी मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, 5वां और 9वां भाव सबसे पावरफुल होता है। तो जब 5वें भाव को आप बैलेंस कर पाओ किसी भी एक्ट के थ्रू, लाइक सॉर्टेड, क्योंकि वहाँ से आपको ब्लेसिंग मिल रही है और डिवाइन ब्लेसिंग मिल रही है, तो हर एक चीज़ डिकोड की जा सकती है। एक प्लैनेट है केतु, जो आपके पुराने
एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है, पुराने सिग्निफिकेंस को दर्शाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई बेशक इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, अचानक से म्यूजिशियन बन जाते हैं, काम कुछ और कर रहे होते हैं, अचानक से क्रिकेटर बन जाते हैं। आप हमारे इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन धोनी को लेते थे, टीटी थे और क्या बन गई। ऐसे बहुत सारे हजारों लोग ब्यूरोक्रेसी में होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं, कहीं और होते हैं वो प्लांटेशन में चले जाते हैं, कुछ और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट में चले जाते हैं। ये और बिना कुछ पास्ट एक्सपीरियंस के इस लाइफ को, बिना किसी ज्ञान को प्रीवियसली हासिल की भी, वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते। कई एक ऑटोमोबाइल कंपनीज आप देखेंगे जहाँ के हेड्स गैरेज से शुरू करके ऑटोमोबाइल कंपनी बना दिया और उन पर ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड कभी खाई नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता ही नहीं। आज भी इंडिया में भी आप देखोगे जो बहुत बड़े बड़े ऑटोमोबाइल गैरेजेस है, उनके जो ओनर्स हैं वो कुछ भी नहीं थे, उन पर कोई ऑटोमोबाइल बैकग्राउंड ही नहीं है, लेकिन उनके दिमाग के हाथों में वो हुनर है कि वो मशीन को छूते और ठीक हो जाती। तो ये क्या है, ये वो पास्ट कैरिड फॉरवर्ड नॉलेज है जो आपके पास प्रीवियस लाइफ से आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ के भी शायद जो आपसे बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है आपके लाइफ स्टाइल से, लेकिन उनके आंसर्स आपके पास होते हैं। हाँ, तो ये एक चीज़ जैसे हमारी हिंदू धर्म में नहाने का या बाथिंग का एक बहुत इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कुंभ अभी आने वाला है और कुंभ को लेकर के इंडियंस के मन में बहुत बड़ा क्रेज़ है और हम ये मानते हैं कि नहाने से, चाहे हम किसी हम सबसे होलीएस्ट रिवर गंगा को मानते हैं और हम ये कहते हैं कि जब हम किसी होली रिवर में हम नहाते हैं तो हमारे जो पाप है वो धुल जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो अगला कुंभ आ रहा है और लोग अगर इसी तरीके से कुंभ में पार्टिसिपेट करें या नहाने से, क्या आपको लगता है कि लाइफ चेंज होती है? क्या एग्जैक्टली पाप का फल मिलता है या मतलब सर्टनली हर एक चीज़ का एक अपना सिग्निफिकेंस है ना। यहाँ महाकुंभ की बात कर रहे हैं, महाकुंभ से पहले अगर आप केवल और केवल पूर्णिमा स्नान की बात करें, उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आप अगर किसी पर्टिकुलर एक खुली रिवर की बात कर रहे हैं, उसमें आप अगर केवल पूर्णिमा के दिन स्नान कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं जहाँ अलग अलग तिथियों पे अलग अलग महास्नान होता है ना। और इस पर्टिकुलर कुंभ में एक इसकी अलग कहानी, जहाँ हम ये मानते हैं कि अमृत की बूंदें गिरे और इस पर्टिकुलर तिथि में वो ऊर्जित होती है ना। तो हमारा ये मानना है कि अगर हम उस वक़्त वहाँ पे स्नान करते हैं तो उस क्षण में उस अमृत का स्वाद हम चख सकते हैं, हमारे शरीर को प्राप्त हो सकता है, जिससे पाप धुल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं त्रिवेणी की, मेरा ये मानना है, मैं तो खुद प्रयागराज का, मेरा ये मानना है कि आप कभी भी प्रयागराज में स्नान करेंगे आपको अद्भुत सुख की प्राप्ति होगी और पाप विनाशक की, तो आपके सारे पाप कट जाएंगे। और ये तो महाकुंभ की बात हो रही, तो अवश्य करना चाहिए। और जहाँ तक अभी के डेटा मोड है 40 करोड़ के आसपास लोग वहाँ आ ही रहे, अवश्य करना चाहिए। इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, थोड़ी लंबी हो तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उसको कर पाएंगे। बहुत सारी ये कहानियाँ जुड़ी हैं कुंभ के साथ, बहुत सारे रीति रिवाज जुड़े हैं कुंभ के साथ, प्रथाएं हैं हमारी। लेकिन बात त्रिवेणी की हो रही है तो एक अलग ही महत्वपूर्ण जगह है, तो अवश्य करना चाहिए। और अगर जो इंसान नहीं भी जा रहा है, मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट अगर उसके जानने वाला कोई जा रहा है तो कुछ पानी वहाँ से मंगवा ले और उसको अपने जल में मिला के अगर यहीं पे स्नान कर ले जहाँ वो रहता है, वो भी अद्भुत है। तो ये आपने देखा होगा कि आप बाकी जल अगर अपने घर में रख रहे हो तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उसमें कालक आ जाती है, उसमें अलग गंध आ जाती है। लेकिन अगर आप माँ गंगा का जल अपने घर में रखते हैं, कुछ सालों पर आ जाता है, बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल साफ रहते हैं। या त्रिवेणी की बात हो तो अवश्य करना चाहिए, लोगों को करना चाहिए। थैंक यू शिवा अमित खन्ना जी, आप हमारे शो में आए, आपने एस्ट्रोलॉजी को बेसिक से समझाया, हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी है
और मैं अपने ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर वो भी अपने चार्ट्स को समझना चाहे, अपने लाइफ को डिकोड करना चाहे, तो हमारे इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें और इन डिटेल में अपने चार्ट्स को लेकर के बैठे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपके ऑडियंस को एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे बड़ी रेमेडी केवल एक है। त्रिवेणी का स्नान करे ना करे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए ना दे, जीवन में केवल श्री राम का नाम ले ले, आपके सारे पाप पड़ जाए। और ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास कहता है, ये हमारी सारी पुराण जितनी किताबें आप पढ़ेंगे आप में सब में यही मिलेगा। आप शिव पुराण पढ़ लीजिए वही मिलेगा, विष्णु पुराण पढ़ लीजिए आपको वही मिलेगा, आप इतिहास की किसी पुस्तक को पढ़ लीजिए वही। तो अपने जीवन का सबसे बड़ा मूल अर्थ यह बनाइए कि अवश्य श्री राम का नाम दीजिए, हर रोज लीजिए। इससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप ये लेते रहेंगे नियमित तौर पे, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यकीन मानिए त्रिवेणी जाने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इसी के साथ आपके दर्शकों से भी अलविदा दूंगा। एक बार एक बहुत अच्छी सी जो चीज़ मैं लोगों को फिर से बताना चाहूँगा, जीवन में हमेशा याद रखिए, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरथ, शस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नामो रामे। दुनिया में किसी का भी नाम ले लो, उससे सबसे बड़ा नाम श्री राम का है ना। तो प्लीज़ जय श्री राम, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।